हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे बांग्लादेश भारत रिश्तों में तनाव का बड़ा संकेत। दिल्ली में तैनात बांग्लादेशी राजदूत को आनन फानन में इमरजेंसी तौर पर वापस बुला लिया गया ढाका। दोस्तों वहीं बांग्लादेश में किसने उठाया भारतीयों के वर्क परमिट रद्द करने का मांग? आखिर भारत को लेकर क्या चाहता है दोस्तों बांग्लादेश? इतना ही नहीं, हिंदुओं पर जुल्म जारी कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार के 5 घरों में लगा दी आग, मंदिर को भी फूंक डाला। आखिर क्यों अचानक से बांग्लादेश में भारत विरोधी आग धधकती नजर आ रही है दोस्तों, बताएंगे। इसके पीछे किसकी है नई चालें? क्या भारत के साथ संबंध खत्म करने को तैयार है मोहम्मद यूनुस? क्यों उठाए जा रहे हैं ऐसे कदम? तो वहीं आपको बताएंगे चाइना ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। क्या ताइवान पर करेगा बड़ा अटैक? और ताइवान का क्या रहने वाला है रिएक्शन? दोस्तों ताइवान की तीनों सेनाएं अलर्ट में आ चुकी है और बड़ा बयान जारी कर दिया। दोस्तों अगले कुछ पल काफी टेंशन भरे होंगे। ताइवान और चीन के बीच आर पार की लड़ाई होती दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत में होने वाला है बड़ा इजाफा। दोस्तों भारतीय सेनाओं के लिए सबसे बड़ी जानकारी, इतने 1000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मिल गई मंजूरी। तो वहीं दोस्तों क्या वाकई में यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ बरसा दिए 91 ड्रोन, जिसके बाद रशिया ने कहा हमारा टारगेट भी अब रेडी है। दोस्तों क्या ट्रम्प के कहने पर विश्वास किया जाए कि युद्ध अब समाप्त होगा, या फिर इनके बीच अटैक्स को देख करके ये समझ जाए कि युद्ध विराम तो दूर, बात और भी ज्यादा युद्ध जैसी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है, मार्केट क्रैश हो गया। दोस्तों बताएंगे कितना कितना गिरा चांदी और सोना, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि भारत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में बढ़ते तनाव के संकेतों के बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को विदेश मंत्रालय ने आपात आधार पर ढाका तलब किया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो ने विदेश मंत्रालय के एक जिम्मेदार सूत्र के हवाले से बता दिया कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्चायुक्त को मौजूदा हालातों पर विस्तृत चर्चा और परामर्श के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ढाका में होने वाली बातचीत में भारत बांग्लादेश रिश्तों के मौजूदा हालात, भविष्य की रणनीति और आपसी सहयोग के रास्तों पर विचार किया जा सकता है। बांग्लादेश सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमी को संवाद के जरिए सुलझाया जाए। दोस्तों हालांकि वो गलतफहमी कौन पाल रहा है, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी खास कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे दोनों देशों के बीच संवाद की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में राजदूत को अचानक तलब किया जाना वाकई में यह संकेत देता है कि कूटनीतिक स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें उस्मान हादी के छात्र गुट का बड़ा अल्टीमेटम कह दिया, भारतीयों के वर्क परमिट को रद्द करो। जी हाँ, आखिर उनके इस धमकी से इस अल्टीमेटम से कितना ज्यादा असर होने वाला है आपको बता दें। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं अब एक खतरनाक बोर्ड पर पहुंच चुकी है। छात्र नेता और भारत के मुखर आलोचक उस्मान हादी की हत्या के मामले ने अब कूटनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। हादी के समर्थक छात्र संगठन इंकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी मांग साफ है और बेहद उग्र है। अगर हादी के हत्यारों को वापस नहीं लाया गया तो बांग्लादेश में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द कर दिए जाएं और इनको वापस भेज दिया जाए। दोस्तों यह मांग ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश पुलिस के आधिकारिक तौर पर दावा किया गया है कि हादी के हत्यारे सीमा पार करके भारत भाग चुके हैं। इस नए विवाद की शुरुआत रविवार को ढाका पुलिस के बयान से हुई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी SN नजरुल इस्लाम ने मीडिया को बताया कि उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत भाग गए हैं। पुलिस के मुताबिक 12 दिसंबर को हादी पर हमले के तुरंत बाद दोनों आरोपी हलुआ घाट बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए। पुलिस का आरोप है कि ये दोनों मेघालय में घुसे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बॉर्डर पर 2 भारतीय नागरिकों ने उन्हें रिसीव किया और आगे भगाने में मदद की। ऐसे में बांग्लादेश की पुलिस के इस बयान ने बांग्लादेश में जल रही आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों ऐसे में बांग्लादेश
बांग्लादेश द्वारा किए गए इन सभी दावों को भारत ने और भारत की सेना ने पूर्ण रूप से खारिज करते हुए उनके इस दावे को बकवास बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश झूठी झूठी खबरें फैला रहा है, झूठे दावे कर रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को भी अपनी तरह समझने का प्रयास कर रहा है। उसको नहीं पता कि आज भारत की वजह से ही बांग्लादेश है, वरना उनकी आज कोई औकात नहीं होती। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में लगा दी आग और अभी देर रात मंदिरों को भी जला दिया। दोस्तों, बता दें, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। ये घटना शनिवार 27 दिसंबर को फिरोजपुर जिले के दमरी ताला गांव की बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर ही फंसे हुए थे, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घर, सामान और पालतू जानवर पूरे तरीके से जलकर राख हो गए। स्थानीय पुलिस ने जांच के दौरान 5 संदिग्धों को अब तक गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सटीक वजह का पता नहीं चल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावरों ने एक कमरे में कपड़े भरकर लगा दी आग, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गया। जी हाँ, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें लोग आग बुझाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईशनिंदा यानी धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से 2 दिसंबर 2025 के बीच ऐसे कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ बीते रात कट्टरपंथियों ने कई मंदिरों में भी लगा दी आग। दोस्तों, जैसे जैसे वहां पर चुनाव करीब आ रहे हैं, कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे तेज हो रहे हैं। कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, घरों को जलाने के बाद अब मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। सोमवार को भी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हजारों दंगाइयों की भीड़ ने हिंदुओं की बस्ती पर अटैक किया और मंदिर को जला दिया। इससे पहले रविवार की रात ही चटगांव में भी मंदिरों पर हमला किया। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और मंदिरों में रखी मूर्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में दोस्तों, आम मुसलमान के मन में हिंदुओं के खिलाफ किस कदर जहर भरा जा चुका है, उसकी एक बानगी चटगांव में देखने को मिली, जहां एक शख्स ने कबूल कर लिया कि उसने मंदिर में घुसकर मूर्तियां के कपड़े उतारे और फिर आग लगा दी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं, ऐसा इस कट्टरपंथी मुस्लिम ने कहा। दोस्तों, वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की पुलिस की, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। इसीलिए यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदू लोग बेहद ही डरे हुए हैं। दोस्तों, चटगांव के हिंदुओं ने कह दिया कि वो घर से नहीं निकलते, किसी सियासी जमात का ना सपोर्ट करते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हिंदू जाए तो आखिर कहां जाए? तो दोस्तों, वहीं आपको साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश में बीएनपी का ऐलान, कुरान और सुन्नत से बाहर कोई कानून नहीं बनने दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय दोस्तों आया है जब देश आगामी चुनावों की ओर बढ़ रहा है, बता दें, जिसको सुनकर भड़क गई तस्लीमा नसरीन। दोस्तों, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने रविवार को ठाकुर गांव सदर उपजिला में धार्मिक विद्वानों के साथ एक बैठक में कह दिया कि एक समूह जानबूझकर ये भ्रम फैला रहा है कि बीएनपी कुरान और सुन्नत पर आधारित कानून नहीं चाहती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई इसके उलट है और बीएनपी हमेशा कुरान और सुन्नत के आदर्शों पर दायरे में रहना चाहती है। उनके अनुसार इस्लाम शांति का धर्म है और हम शांति चाहते हैं। इस चुनाव के जरिए हम एक शांतिपूर्ण माहौल में नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बीएनपी महासचिव ने कह दिया कि देश की लगभग 90% आबादी मुस्लिम है और सभी नागरिकों के धार्मिक मूल्यों व संस्कृति की रक्षा करने में बीएनपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बीएनपी के इस रुख पर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बीएनपी मुस्लिम टोपी पहनकर जमात इस्लामी से भी बड़ी जमात बनना चाहती है। तस्लीमा नसरीन के मुताबिक अगर कुरान और हदीस पर आधारित कानून लागू किए गए तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और गैर मुसलमानों को होगा। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कानूनों में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और प्रगतिशील विचारकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वही आपको बता दें, बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच लगातार भारत के खिलाफ आवाज उठ रही है। ऐसे में सदगुरु ने बांग्लादेश वाले खतरे पर बहुत बड़ी बात कह दिया, चिकन नेक को हाथी में बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे एस्टेरॉइड देने पड़े या कुछ, लेकिन हमें यह करना होगा। हमें इस चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाना ही होगा। दोस्तों,
बेंगलुरु में लोगों को संबोधित कर रहे सदगुरु से एक युवक ने पूछा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से लगातार हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को काटने के बयान आ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए सदगुरु जी ने कहा कि ये हमारी मूर्खता थी कि हमने इस तरह के बयान के आने का इंतजार किया, लेकिन अब यह बयान आ ही गया है तो हमें इसको हाथी बनाने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश के हालात पर ओवैसी भी फायर होते दिखाई दिए हैं। बता दें भारत के पड़ोसी मुल्क के इन हालात पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने रविवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और भारत बांग्लादेश संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी ने कह दिया कि उनकी पार्टी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के मर्डर की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का भी सपोर्ट करती है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर बना था और वहाँ 2 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं जो मुसलमान नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की दुखद घटना के मामले में बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है वो उनके अपने संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है कि यूनुस के ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। दोस्तों ये कहना है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। साथ ही साथ आपको बता दें बांग्लादेश चुनाव में BNP की जोरदार हुई वापसी। कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने 2 सीटों से भर दिया पर्चा। जी हां, BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने आगामी चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। डेली स्टार की खबर के मुताबिक नामांकन पत्र सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे सैगुन बगीचा स्थित ढाका संभागीय आयुक्त कार्यालय में दाखिल किए गए। इसी के साथ BNP की बांग्लादेश के चुनाव में जोरदार वापसी हो गई है। अभी तक जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी को आगे बताया जा रहा था। BNP अध्यक्ष के सलाहकार अब्दुल सलाम ने डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर फरहाद हलीम डोनर के साथ रहमान की ओर से नामांकन प्रस्तुत किया गया। रहमान 12 फरवरी को ढाका 17 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की सोमवार को अंतिम तिथि है। दोस्तों इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग फिर भी चुनाव में उतरेंगी खालिदा जिया। दोस्तों कराया अपना भी नामांकन। बता दें बांग्लादेश के पूर्व PM बेगम खालिदा जिया 13वां नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिलहाल उनकी सेहत खराब है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उनकी तरफ से बोगरा 7 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया की तरफ से सोमवार को बोगरा 7 सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा किया गया। पार्टी चीफ के सलाहकार हेलालुजमा तालुकदार लालू ने दोपहर करीब 3 बजे डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर तौफीकुर रहमान के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दोस्तों यानी तबियत खराब हो चाहे हालत खराब हो, चुनाव के प्रति डेडिकेशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों खालिदा जिया का आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया, सैन्य अभ्यास करा शुरू। तो वहीं जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज कर दी लॉन्च। तीनों सेनाएं भी अलर्ट में। जी हां, चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने ताइवान को उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कह दिया है कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। चीनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को तैनात कर कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान ने चीन पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ताइवान कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीन के सैन्य अभ्यास से जहाजों की आवाजाही और मछुआरों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो PLA के मुताबिक इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया है। ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने, बंदरगाहों की नाकाबंदी और बाहरी दखल को रोकने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही चीनी कोस्ट गार्ड को भी ताइवान के आसपास समुद्र में एक्टिव किया गया है। दोस्तों यानी कि दोस्तों ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के भी हिसाब से, उनकी जानकारी के हिसाब से सोमवार को आइलैंड के आसपास 89 चीनी एयरक्राफ्ट, 14 जहाज और 14 कोस्ट गार्ड बोट्स घूम रहे थे, जबकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 4 और युद्धपोत भी देखे गए। दोस्तों आप इसे ताइवान को घेरने के लिए चीन की सबसे बड़ी आज तक की मिलिट्री ड्रिल कह सकते हैं। तो वही आपको बता दें
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बढ़ेगी ताकत। सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए की बड़ी रक्षा खरीद को दे दी मंजूरी। दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। दरअसल सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए की बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने तीनों सेनाओं के विभिन्न प्रस्तावों के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए की कुल लागत के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON दे दी है। ये बैठक 29 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए लॉइटर मुनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MRLS के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट गोला बारूद और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम बोले तो MK2 की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई। दोस्तों, एक चीज तो है, जैसे जैसे दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही है दोस्तों, वैसे अपना भारत भी अपने आप को हर तरीके से अपग्रेड करता नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, रशिया ने सोमवार को आरोप लगा दिया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन से हमला कर दिया, जिसको रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दे दी कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद हमला करार दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस आरोप को पूरे तरीके से झूठा और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि रशिया हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है, उसका मकसद कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करना है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले के वक्त पुतिन नोवगोरोड स्थित घर पर थे या नहीं थे। रशिया की तरफ से फिलहाल हमले का कोई वीडियोस भी रिलीज नहीं किया गया है, जबकि आमतौर पर रशिया तुरंत के तुरंत हमले की वीडियोस जारी करता है। दोस्तों, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया कि पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ कीव पर हमला करने और उन्हें सही ठहराने के लिए बनाई गई है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रशिया खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को चुप नहीं रहने देंगे और रशिया को अस्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की परमिशन नहीं देंगे। उन्होंने यूक्रेन ने यह भी कह दिया कि रशिया ने पहले भी बहाना बनाकर कीव और मंत्री परिषद की इमारतों को निशाना बनाया है। तो वहीं आपको बता दें, आसिम मुनीर के नक्शे कदम पर चले आसिफ अली जरदारी, भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुलासा कर दिया कि उन्हें इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपे रहने की सलाह दी गई थी। उनके इस बयान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पोल खोल दी, जो अलग अलग मंचों से अपनी नाकामी छिपा रहे थे। जरदारी ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लहजे में कहा कि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और हिंदू मुस्लिम को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। अब राष्ट्रपति जरदारी ने इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान खुद को एक कट्टरपंथी इस्लामी राष्ट्र के रूप में देखता है। आसिम मुनीर ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इसी तरह का अंतर बता दिया था और कह दिया था कि दोनों समुदाय एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग है। दोस्तों, विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं और पाकिस्तानी अपनी संस्कृति, विचारधारा और अन्य पहलुओं में हिंदुओं से अलग है। वहीं आपको बता दें, अल्पसंख्यकों पर ज्ञान दे रहे पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा, कह दिया पहले अपने गिरेबान में झाके पाकिस्तान। जी हां, देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर ज्ञान दे रहे पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाई है। भारत ने पाक की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है, उसे दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सोमवार को रणधीर जायसवाल जी ने बयान जारी करके कह दिया कि हम ऐसे देश की कथित टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हैं जिसका इस विषय पर बेहद खराब रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कहता है। विभिन्न धर्मों से संबंधित अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया भयावह और व्यवस्थित उत्पीड़न एक सर्वविदित तथ्य है। उंगली उठाने से इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टे, समिति का गठन किया। 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दोस्तों, अरावली रेंज की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का अरावली पहाड़ न मानने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि इस मामले में गलत जानकारियां फैलाई जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई चीजों को स्पष्ट किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से इस विषय को संज्ञान में लिया गया है। कोर्ट ने
अरावली पहाड़ी रेंज की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया और अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की। तो वहीं दोस्तों स्टार लिंक के बहाने अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में नया ट्विस्ट देखने को मिला है। डील से पहले तगड़ी शर्त रख दी गई। आपको बता दें, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से संपर्क किया है कि ताकि अमेरिकी लोकोमोटिव्स की खरीद और खनिज क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में खनिजों के तेजी से दोहन के लिए स्टडी और समझौते शामिल है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका इन दोनों सेक्टरों में साझेदारी को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। डील के बीच ही एलोन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ग्रामीण इलाकों में स्टारलिंक को पहुंचाए। ये ऐसे समय पर कहा जा रहा है जब वो पाकिस्तान से डील करने के करीब है। इसके बाद उसे पाकिस्तान के भीतर सरकारी स्तर पर लगातार बैठकें चल रही है, जिनमें यह आकलन किया जा रहा है कि अमेरिका ट्रांसपोर्ट और मिनरल सेक्टर में किस हद तक निवेश और सहयोग करना चाहता है। दोस्तों अमेरिका एलोन मस्क के स्टारलिंक को पाकिस्तान में प्रमोट करने को कह रहा है। इससे साबित होता है कि वो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से वो वाली रणनीति अपना रहा है। सूत्रों ने यह भी बता दिया कि रिक्की गिल ने पाकिस्तान से स्टारलिंक को ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए उसके आवेदन पर सकारात्मक रुख अपनाने का अनुरोध किया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, सोना चांदी की कीमतों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत में दोनों कीमती धातुओं ने तेज छलांग लगाई, तो वहीं अचानक सोना चांदी भर भरा कर टूटने लगे। दोस्तों चांदी का भाव ऐसे क्रैश हुआ कि पलक झपकते ही अपने हाई से 21,500 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। दोस्तों यानी 21,500 अचानक से चांदी सस्ती हो गई। वहीं सोना भी दिन के अपने हाई से करीब 2800 रुपए सस्ता हो गया। आपको बता दें चांदी की अगर बात करें तो चांदी की कीमत में आई तगड़ी गिरावट के बारे में बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एमसीएक्स पर इसकी शुरुआत रोज की तरह तूफानी रही थी और इसने 2,54,000 प्रति किलोग्राम का नया लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया था। लेकिन इस हाई पर पहुंचने के बाद अचानक सिल्वर प्राइस क्रैश हो गया। कारोबार के दौरान चांदी सस्ती होकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, यानी ये झटके में 21,500 रुपए फिसल गई। दोस्तों इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।